तो हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से हम आ गए हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो मौर्य काल से रहेगा। तो हम इससे पहले वन लाइनर क्वेश्चन करा दिए थे, तो जो नहीं देखेंगे वो ज़रूर देख ले वीडियो को। जैसे उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग को इसमें आंसर देना आप लोग के लिए आसान हो जाएगा, और आप लोग साथ साथ में आंसर ज़रूर देंगे। और हो सके तो क्वेश्चन भी पढ़ने का कोशिश अच्छे से करें, जिसमें आप लोग को याद हो जाएगा। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा हमारा मौर्य काल, जिसका पीरियड था 327 ईसा पूर्व से 150 ईसा पूर्व तक। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? क्या पहला क्वेश्चन हमारा है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो किससे की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र। किसे? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा तीसरा हो गया। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? सुसीम की हत्या की थी, तो किसने किया था? तो आप लोग ज़रूर बताएं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ए, अशोक। किसने? अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिससे उसको प्रभावित किया था? किसने प्रभावित, जो अशोक सम्राट हैं उसकी कौन सी पत्नी है जिसने उससे प्रभावित हुआ था? तो कारुवाकी। क्यों थी? कारुवाकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता के किस प्रकृत का प्रयोग किया था? किसका प्रयोग किया था? तो अर्धमगधी का। किसका? अर्धमगधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम चलते हैं थोड़ा सा स्पीड, तो आप लोग जरूर देखें। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा? अशोक को कहाँ भेजा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला। कहाँ? तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देव प्रियदर्शी भी था? कौन था? तो अशोक। अशोक का नाम प्रियदर्शी है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन था? प्राचीनतम राजवंश कौन था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्यकाल। कौन सा? मौर्यकाल। चलिए नेक्स्ट। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? किसका प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का था। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चलिए नेक्स्ट। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया? किसको कर लिया? तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध। इसका? बौद्ध का। चलिए नेक्स्ट। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसके मुख्य रूप से मदद की थी? किसकी मदद की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चाणक्य ने इसकी चंद्रगुप्त की मदद की थी। चलिए नेक्स्ट। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? किसका करता है? तो बौद्ध धर्म का करता है। किसका करता है? बौद्ध धर्म का। चलिए नेक्स्ट। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था, तो वो हमारा हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। आप इसके पहले हमारा क्वेश्चन था कि पहले तो इसने बौद्ध धर्म अपनाया, फिर बाद में प्रभावित हुआ था कारुवाकी से, तो उसके चलते इसने जैन धर्म अपना लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा चलते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? तो पन है। क्या है? पन। क्या है? पन। चलिए नेक्स्ट। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो देखिए आप लोग के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। मगध पर शासन करने वाला 7 वंश था। कितने? 7। तो इसका हो जाएगा, एक ट्रिक है, ट्रिक हसीन, मशूक, शाह। हसीन, मशूक, शाह। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, और सु से शुंग वंश, क से कण्व वंश, सा से सातवाहन वंश। तो आप लोग ज़रूर देखें, और इसके पहले भी हम बता चुके हैं वन लाइनर में, तो आप लोग ज़रूर देखें। चलिए, तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त के बेटा है बिंदुसार, फिर इसका बेटा अशोक, यानी अजातशत्रु नहीं है। तो अजातशत्रु किसका है? तो ये हर्यक वंश का है। हर्यक वंश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ये VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन, तो आप लोग जरूर देखें और इसका आंसर बताएं जरूर। तो निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए कुणाल था। कौन था? कुणाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्राक्षस का लेखक इनमें से कौन था? ये भी VVI क्वेश्चन, ये हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, तो इसका आंसर अब बी हो जाएगा, विशाखदत्त। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19वां है। तो विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु है, तो इसका ऑप्शन जरूर आप लोग बताएं कमेंट्स बॉक्स में। ऐसे देखिए ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में, दुर्भी संधियों के बारे में है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20वां, मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधीय आधार पर राजवंश की स्थापना की? तो किसने की? तो अशोक ने की। किसने की? अशोक। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? किस में नहीं है? तो ये गिरनार में भी है, कंधार में भी है, टोपरा में भी है, तो पाटलिपुत्र में नहीं है। किस में है? पाटलिपुत्र में नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, मतलब अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो किनके समकालीन थे? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा चंद्रगुप्त का। किसका? चंद्रगुप्त का। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य थे उसी का समकालीन थे कौन? चाणक्य, जिनकी लेखक अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो हमारा ऑप्शन नंबर है मौर्य वंश। नंद वंश को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तक्षशिला। चलिए नेक्स्ट, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम है इंडिका। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी। नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है किसका है? तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, विशाखदत्त में। किसमें? विशाखदत्त में। चलिए नेक्स्ट, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है क्या है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इंडिका में। किसमें? इंडिका में है सर, इसका वर्णन है। चलिए नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी? तो प्राकृत भाषा थी। क्या थी? प्राकृत भाषा थी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय प्राप्त की थी किसने? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? कितनी श्रेणियों में? तो 7 श्रेणियों में विभाजित किया। कितनी श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में। चलिए नेक्स्ट, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो किस पे डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर। किस पे? राजनीतिक नीतियां पे। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो ये हमारा बिहार भी था, कलिंग भी था, अफगानिस्तान भी था, श्रीलंका नहीं था। कौन था? श्रीलंका नहीं था। चलिए नेक्स्ट, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? ये भी VVI क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखें। तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। 35 नंबर का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 36, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया? तो आजीविकों के लिए किया गया था। किसके लिए? आजीविकों के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए था आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम उत्तर तक फैला हुआ था? पश्चिम उत्तर तक, तो आप लोग जान सकते हो इधर की क्या हो गया, पूर्व हो गया, उत्तर, दक्षिण, अभी पश्चिम। तो पश्चिम में कौन सा है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्र का जूनागढ़ का अभिलेख, तो ये हमारा पश्चिम है और जो गुजरात में स्थित है। कहाँ? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो किस में हो जाएगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाब्रू स्तंभ में। किस में? भाब्रू स्तंभ में। ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो ये हमारा थोड़ा सा मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, चाणक्य को क्या कहा जाता था?
चाणक्य को क्या कहा जाता था? तो आप लोग ऑप्शन में ज़रूर देखें और मिलान करने की कोशिश करें। तो पहले देखते हैं ऊपर से चंद्रगुप्त मौर्य को। तो सेंड्रोकोटस किसको कहते थे? चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। और बिंदुसार को क्या कहते थे? अमित्र घात, बिंदुसार को अमित्र घात। और अशोक को क्या कहते थे? नाम प्रियदर्शी, जैसे प्रियदर्शी। और चाणक्य को विष्णुगुप्त, चाणक्य का उपनाम क्या था? विष्णुगुप्त। तो हम ऑप्शन देखेंगे किसमें मिल रहा है। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो चलिए आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। कहाँ है उत्तरांचल में? तो कालसी में। कहाँ? कालसी में। चलिए नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनाया था। किसने बनाया था? अशोक ने। चलिए नेक्स्ट, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसपे था। कौन? जेम्स प्रिंसपे। ऑप्शन नंबर डी आंसर। तो देख सकते हैं आप लोग किस में पता है, जीपी, एसएससी में, यूपीएससी। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप लोग देखना बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो किस में है? तो शिलालेख 13वां में है। किसमें? शिलालेख 13वां। तो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर भी 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? जनता के संपर्क में रहता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी अशोक। चलिए नेक्स्ट, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो हमारा ऑप्शन देखेंगे, अपने राज्यों की सीमा बढ़ाई, गलत। विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, गलत। भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भारी रक्तचाप को देखकर उसका मन जो है ना से पिघल गया था और उसने युद्ध करना बंद कर दिया और अपना हथियार त्याग दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए में देखिए प्राकृत एवं ब्राह्मी, बी में संस्कृत एवं ब्राह्मी, सी में पाली एवं ब्राह्मी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जरूर आंसर बताएं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा प्राकृतिक एवं ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। जूम करने में बहुत डिस्टर्ब होता है। चलिए आप लोग को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से। तो चलिए हमारा 50वां क्वेश्चन रहा, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? किसमें प्रयोग किया गया था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्राक्षस में। किसमें? मुद्राक्षस में। तो आप लोग देख सकते हैं मुद्राक्षस से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हो सके तो आप लोग ज़रूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। किसमें? तो हमारा ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, पहला में होगा सांस्कृतिक कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, 3 सही है, 4 सही, ये नहीं है, ये गलत है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन में देखेंगे, 1, 3, 4, 1, 3, 4 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, हमारा 52 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ये कैसे हो गया जी? चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, पहले कथन दिया है तो इसमें अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ऑप्शन 2 आर में देखें, कारण में कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता जी। तो हमारा ऑप्शन ए देखेंगे, ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें से शामिल है, तो उसमें से कौन सा शामिल है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूसरा एवं 13वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, कथन ए में कह रहा है अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक असमर्थता अधिक महत्वपूर्ण थी। चलिए कारण में देखते हैं, आर उसने धर्म
संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया है? तो हमारा अब ऑप्शन देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करें, तो ये भी सही है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग को ऐसे नहीं पता चलेगा, आप लोग जब तक कि पूरा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग से नहीं धराएगा। तो आप लोग उसको देख पढ़ कर और फिर ऑब्जेक्टिव लगाएं तो आप लोग का अधिकतर क्वेश्चन सही होंगे और पढ़ने में मन भी लगेंगे। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिला है? तो किस में मिला है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए कालसी, बी में रुमनदेई, ऑप्शन नंबर सी में विशिष्ट कलिंग राज्यादेश, ऑप्शन नंबर डी में मास्की। तो इस मास्की में मिला है, किस में? मास्की में। चलिए ऑप्शन नंबर 56 क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्ताओं में कौन सा एक वक्त अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो हमारा ऑप्शन देखेंगे, इन पर बढ़िया पॉलिश है, चलिए ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर देखते हैं, ये अखंड है, ये भी सही है। स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ये भी सही है। ये स्थापित संरचना के भाग है, नहीं ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने किया? तो ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर देखें। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अशोक। चलिए फिर एक और आ गया हमारा मिलान करने के लिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया है प्रांत और सूची 2 में राजधानी। तो चलिए आप लोग मिलाने की कोशिश करिए, तो आप लोग देख लिए होंगे। तो हमारा चलिए देखते हैं, मिलाते हैं। तो पहला उत्तरापथ का कहाँ था? तो उत्तरापथ का तक्षशिला था, उत्तरापथ का तक्षशिला। और दक्षिणापथ का कहाँ था? दक्षिणा का स्वर्णगिरी। और अवंती का था उज्जैनी, ठीक है। और प्राचीपुर का पाटलिपुत्र। तो हमारा एकदम लाइन से 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। तो हमारा इसमें पूरा 93 क्वेश्चन है जो ऑल क्वेश्चन है। तो चलिए हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ? शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया हुआ। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में। किसमें? अर्थशास्त्र में। चलिए नेक्स्ट, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो ये जो निग्रोध है इसका भतीजा था, तो ये प्रभावित होकर किससे लिया था? तो उपगुप्त से लिया था। दीक्षा किससे लिया था? उपगुप्त से लिया था। किससे? उपगुप्त से। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 61, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? किसने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज ने कहा। किसने? मेगास्थनीज ने कहा। चलिए नेक्स्ट, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुड पुरुष। क्या कहा जाता है? गुड पुरुष। चलिए नेक्स्ट, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो किसने की? तो वो तीसरी। ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। चलिए नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो किसमें मिलता है? ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ प्रवर्तन में। किसमें? पृष्ठ प्रवर्तन में। चलिए नेक्स्ट, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष यानी फैसियल ईयर आरंभ होता है? तो आषाढ़ में, यानी आषाढ़ यानी जुलाई में होता है। किसमें? जुलाई, आषाढ़ में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो हम देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर ए, पहले देख लेंगे चोल, जी बिल्कुल सही है। और देखेंगे दो, पल्लव, पल्लव नहीं है, पल्लव नहीं है। पांड्य, पांड्य है। सत्यपुत्र है, केरल पुत्र है। विष्णुकुंड, ये नहीं है। तो 1 5 4 नहीं, 1 3 4 5, 1 3 4 5 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो हमारा ऑप्शन नंबर आप लोगों को सामने दिख रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा शिलालेख से। किससे? शिलालेख। इसने 14 शिलालेख बनवाया था स्तंभ। चलिए नेक्स्ट, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? कौन सी हुई? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ब्राह्मी लिपि। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। चलिए नेक्स्ट, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है?
तो देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए अफगानिस्तान में, हम पहले ही बताए थे कि अफगानिस्तान से था इसका संबंध। चलिए नेक्स्ट, अत्यंत पॉलिश किए गए एक कासम अशोक स्तंभ में जिस पांडुरंजित बालुकासम एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए उसमें साधारणतः कहा खदानों निकाला गया है, वह कहाँ निकाला गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा मिर्ज़ापुर के समीप चुनार में, जो संगमरमर के पत्थर लाया जाता था चुनार। चलिए नेक्स्ट, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने कहा था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते। चलिए ऑप्शन नंबर ए 73 क्वेश्चन, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? किसने? तो बिंदुसार ने किया था। किसने? बिंदुसार ने। चलिए नेक्स्ट, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये 13वां शिलालेख में। किसमें? 13वां वृहत शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कट जाता है यार। चलिए नेक्स्ट, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उज्जैन का था। कहाँ का? उज्जैन का। फिर से कट गया यार, कहाँ का था? तो उज्जैन का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? क्या? सारी प्रजा मेरी संतान है। तो पृथक कलिंग शिलालेख, पृथक कलिंग शिलालेख, जिसमें यह युद्ध देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी घोषणा युद्ध और सिंहा की हिंसा की प्रति अशोक ने आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? तो किसको? तो कलिंग का पृथक शिलालेख। किसका? कलिंग का पृथक शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। तो हमारा लास्ट 93 क्वेश्चन है, तो आप लोग मन से देखें और हो सके तो आप लोग वीडियो स्पीड भी करके देख सकते हैं, जिससे आप लोग का टाइम भी बचेगा और आप लोग पूरा वीडियो भी देख लेंगे। चलिए बट देखे ज़रूर आप लोग भी। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 78, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामत मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। जैसे कोई अगर जनता रहे तो कहीं भी रहे तो उसको जब कोई भी काम रहे तो वो संपर्क कर सकता है, चाहे वो जहाँ भी रहे वो संपर्क करने के लिए तैयार रहेंगे। तो कौन सा शिलालेख में कहे हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छठे शिलालेख में। कौन सा? छठे शिलालेख में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारी का नाम बताता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रादेशिक राजूक युद्धक, प्रादेशिक राजूक युद्धक। चलिए नेक्स्ट, विशिष्ट है, विशिष्ट क्या है? तो हमारा ऑप्शन ए वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत, जिला। तो ऑप्शन नंबर बी बेगारी है। क्या? विशिष्ट एक बेगारी है। मौर्य काल में सीता के तात्पर्य क्या है? सीता, जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय होता था उसको ही कहते थे सीता। तो ऑप्शन नंबर सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? तो सबसे अच्छा नमूना क्या है? तो स्तूप हो जाएगा। क्या? क्या? स्तूप, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी स्तंभ हो जाएगा। स्तंभ, स्तूप तो बौद्ध के लिए था, इसने सबसे ज़्यादा स्तूप बनाया था। चलिए, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल के अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, महाआस्था, बांग्लादेश, सोहगौरा, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए हेतु किसे भेजा? तो ऑप्शन ए देखें महेंद्र, दूसरा संघमित्रा, ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों, यानी ए बी दोनों। ये पुत्र और पुत्री था। किसका? अशोक का पुत्र पुत्री था महेंद्र और संघमित्रा। तो उस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्रांत वृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो खरोष्टी लिपि का। किसे? खरोष्टी लिपि का। चलिए नेक्स्ट,
कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कहाँ से हुए हैं? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरेकुना कंधार, सरेकुना कंधार। चलिए नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तुम्हारा ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15। क्या 15? चलिए नेक्स्ट, अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे, सप्तांग में शामिल थे। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा, क्षेत्र और प्रशासन एवं कोष। राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ऐसे ही पहले राजा रहेगा, फिर क्षेत्र, तब उससे प्रशासन एवं कोष। चलिए नेक्स्ट, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तुर्मय कहाँ का राजा था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मिस्र का। कहाँ का था? मिस्र का। चलिए 90 क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। किसके? बिंदुसार के। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? किसमें हुआ है? तो गुर्जरा में हुआ है। किसमें? गुर्जरा में हुआ है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण शामिल है? किसमें है? तुम्हारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, महावंश में। किसमें? महावंश में। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उभार द्वार मूर्ति शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानी अशोक राजा का उल्लिखित है? तो किससे उल्लिखित है? तो ऑप्शन नंबर ए, कलगहल की। तो आई होप आप लोग को अच्छा सेशन लगा होगा। तो आज के लिए हमारा इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोगों को किस सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हो सके तो आप लोग 1-2 बार ज़रूर देख लें। हाँ, इससे पहले आप लोग जो हम ऑनलाइन क्वेश्चन कराए हैं, तो हमारा वीडियो को प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख लें ज़रूर। सब उसमें प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। जैसे वो अगर आप पहले देख लेते हैं तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव करना आप लोग के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद।